नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आपका जो वीडियो नंबर है वो आपका इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा। और ये जो चैप्टर है आपका वर्ड विचार, और इसमें जो मैंने आपको ये पहले जो इसमें देखिए चैप्टर है आपका वर्ड विचार, इसमें आपका ये तीसरा वीडियो आज होने वाला है। तो वर्ड विचार के अंतर्गत आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो इसकी सभी आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपकी बनी हुई है, और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ये डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर मैंने आपको सब समझाया है कि वोवेल क्या है, वोवेल के कितने प्रकार हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और ये जो वर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। ये सभी मैंने आपको, ये सभी जितना भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये सभी बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो आप सभी वीडियो देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और ये नॉर्मल क्वेश्चनों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने बेसिक, हमारा कहीं ना कहीं हमारा बेसिक कमज़ोर है। और वो जब तक बेसिक कमज़ोर रहेगा तब तक हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैंने ये सभी समझा दिया, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये सभी समझा दिया, बहुत अच्छी ट्रिक भी समझाई थी आपको। ये सभी हमने आपको बताया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताया, द्वैत व्यंजन के बारे में आपको बताया। आज हम देखेंगे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, अतिरिक्त व्यंजन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ड और ये ढ और इसके नीचे जो बिंदी रखी होती है, अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। तो ट वर्ग के हैं ये, किसके हैं? ट वर्ग में जैसे ड ढ होता है के नीचे बिंदु लगाने पर उनके स्वरूप में ड ढ का ध्वनि में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए किस तरीके से, जैसे बोला ड है, ड ड में देखिए पहला जो हमने नॉर्मल ड लिखा, उसमें लिखा हमने ठंड, इस तरीके से ठंड, ठंड लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये इसमें जो बिंदी नीचे लगती है उसमें देखिए, जैसे अ क ड़ में ये छोटी बिंदी नीचे लगती है। ये छोटी छोटी सी कमियां एग्जाम्स में आती हैं। तो एग्जाम्स में इसमें जैसे मान लीजिए बिंदी नहीं लगाएगा इसके नीचे, ये मान लीजिए ये इस तरीके से ऐसे लिख के दे देगा, तो वहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि इसके नीचे अकड़ के नीचे ये छोटी वाली बिंदी वाला ये ड यूज करा जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे डाली, डाली में नॉर्मल डा बना हुआ है और ली लिखा हुआ है, डाली इस तरीके नॉर्मल लिखी हुई है। बट यहाँ पर जैसे सड़क देखेंगे तो सड़क में इस चिन्ह का प्रयोग करा जाता है, ड में इस तरीके से सड़क, तो ये नीचे बिंदी रखी होती है। तो आप याद रखिए कि ड में यहाँ पर एक बिंदी रखी होती है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। जैसे अकड़ में बिंदी रखी होती है, सड़क में बिंदी रखी होती है। इस तरीके से हमें वर्ड के वर्ड याद करने पड़ते हैं सीधे। अगर ये हम शब्द याद नहीं करेंगे तो हमें शब्द ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, और शब्द जब एग्जाम्स में आते हैं तो हमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। जैसे ढेर में नॉर्मल ढ का प्रयोग करा गया है, ढेर लिखा गया है। इसी प्रकार से जो ड के नीचे आपका जो बिंदी रखा हुआ है वो कैसे जैसे यूज करा जाता है, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा, तो बूढ़ा में ये बिंदी यूज कर दिया। तो इस तरीके से आप याद रखिए, बूढ़ा जब लिखते हैं तो उसमें नीचे बिंदी यूज करते हैं। जैसे ढीला, ढीला एक नॉर्मल वर्ड हो गया, ढीला में अपना ढ बना हुआ है, बड़ी की मात्रा जड़ी और ला और डंडा लगा हुआ है। अब पढ़, पढ़ में हम इस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से बिंदी यूज करते हैं। तो ये भी याद रखिए, पढ़ में इस बिंदी का यूज करा जाता है। तो ये एक अलग से नवीन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका प्रयोग करा जाता है। जैसे अयोग वाह के बारे में अब जानकारी लेंगे, अयोग वाह क्या होते हैं। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि स्वर 13 होते हैं, बट स्वर 13 नहीं होते हैं, स्वर 11 ही होते हैं। अंग और अंगा को हम किस में गिनते हैं? अयोगवाह के रूप में इनको काउंट करते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं, ठीक है, और ना ही ये व्यंजन होते हैं। जो अयोगवाह होते हैं ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत काम का है, ये समझ लिए बहुत काम का है। अगर आप इनको अच्छे से नहीं देखते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार खाएंगे। यहाँ पर इतना नॉर्मल, जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल पेपर हैं, जैसे यूपी पुलिस का पेपर है, किसी भी पुलिस स्टेट लेवल में पुलिस का पेपर आता है, उसमें ये हिंदी बहुत ही, ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा आपका योगदान सिद्ध करेगी। एसएससी जीडी है, और भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी आती है, नॉर्मल सी बारीकियाँ पूछी जाती हैं, और वही बारीकियाँ हमें पता नहीं होता है। हम बड़े से बड़ा पढ़ते रहते हैं और छोटे से छोटा छोड़ जाते हैं। और यही जो बेसिक्स होता है इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
और ये क्वेश्चन हमारे छुट जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो अयोग वाह जो होते हैं, न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। सेम टू सेम सेंटेंस लिखा होता है कि अयोग वाह क्या होते हैं। ऑप्शन लिखे होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बने होते हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं आसानी से। कारण, अभी देखिए यहाँ पे, इसी कारण अयोगवाह कहलाते हैं ये। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते? व्यंजन नहीं बन पाते हैं। स्वरों के साथ ये प्रयोग करे जाते हैं तो ये व्यंजन नहीं बन पाते, तथा स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण वे स्वर भी नहीं और ना ही वे स्वर और व्यंजन कोई किसी के रूप में काउंट नहीं करे जाते हैं ये। ठीक है। अब देखिए अंग और अंग। अंग और अंग को क्रम से अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो ये जो है ना अयोगवाह, अयोगवाह का दो पार्ट है। अयोगवाह, अयोगवाह का दो पार्ट है। इसमें एक है आपका क्या, अनुस्वार, और एक है आपका विसर्ग। अनुस्वार के अंदर छोटी अंग आती है, ये वाली आपकी छोटी अंग, और जो विसर्ग होता है उसके अंतर्गत आपकी ये वाली आती है। इस तरीके से ये बताया गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो अयोग वाह होता है ना, अयोग वाह के अंदर आपके अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार के अंदर छोटी अंग आती है और विसर्ग के अंदर बड़ी अंग आती है। अनुस्वार देखिए इस तरीके से अंग की बिंदी रखा होना, ये अनुस्वार है। तो जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु केवल नाक से बाहर निकलती हो, अब नाक से ही बाहर निकलती हो वायु, तो लिखते समय उसे उसके ऊपर ये जो साइन है, ये अंक का बिंदी है, इसे लगा दिया जाता है। जैसे कंस। अब ऐसे नाक से आप क्या लगा के देखें, आप हाथ लगा के देख लें। तो नाक से आप हाथ लगाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें से क्या होगा, यानी जो जब नाक से हम लगाते हैं तो बाय होती है, वो नाक से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। जैसे जैसे आप बोलेंगे तो जैसे कंस, कंस, इस तरीके से आप हाथ लगा के देखिए, उसे फिर प्रोनाउंस करिए। जैसे कंस, अंडा, लंका, डंक, इस तरीके से। तो ये सभी क्या है, अनुस्वार हैं। अनुस्वारों के उच्चारण से पहले, मतलब जो अनुस्वार हैं और अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और इनका जो उच्चारण व्यंजनों से पहले 5 वर्गों में, इनका जो जो उच्चारण होता है वो व्यंजनों से पहले, यानी 5 वर्ग जो होते हैं उनमें करा जाता है। जैसे क वर्ग में होता है, च वर्ग में होता है, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में। इसके जो पंचमा अक्षर होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। ये आपको पता है। इसके जो अंतिम जो के अंतिम वर्णों के अर्धांश के समान नासिक होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें व्यंजनों से पहले हम इन्हें काउंट में लेते हैं, इन्हें व्यंजनों से पहले। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे अनुनासिक होता है। तो ये जो आपका है चंद्र बिंदु वाला, ये अनुनासिक है आपका चंद्र बिंदु वाला। ठीक है ना। जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से के साथ निकलती है। आप देखिए अनुस्वार में तो आपकी नाक से निकल रही थी, और जो अनुनासिक होता है इसमें दोनों से निकलती है। तो लिखते समय यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आपने बोलकर देखिए, और हाथ को लगा लीजिए मुंह और नाक दोनों से लगाइए और बोलिए। जैसे हंस, 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 हंस। अब ये दोनों से, नाक से और इससे दोनों से मुंह निकल रही है। सांप, गांव। ठीक है। इस तरीके से ये सांप, गांव, फांस, हंस, ये अनुनासिक चंद्र बिंदु भी इन्हें कहा जाता है। यानी अनुनासिक, नासिक, जो अनुनासिक होते हैं इन्हें चंद्र बिंदु इस तरीके से इनका लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और डिटेल दी गई है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में अंतर क्या है? तो अनुस्वार ध्वनि का उच्चारण केवल नाक से होता है, परंतु अनुनासिक जो ध्वनियाँ होती हैं उनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ये पॉइंट याद करने के लिए आपका से किया जाता है। उदाहरण के लिए पढ़ने में अंतर समझिए। क्या समझिए? अनुस्वार ध्वनियाँ पंच, अब हाथ लगा लीजिए नाक से, आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। पाँच। तो ये मुंह से और नाक दोनों से निकल रही है, मुंह से और नाक दोनों से निकल रही है ये। अब आगे देखेंगे
इसका दंत, हाथ लगा लीजिए, दांत दोनों से निकलेगी, अंग और अंगूठी, अंगीठी, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग, विसर्ग जो होता है इस तरीके से लगता है विसर्ग वाला। जो विसर्ग वाला पोर्शन है, जो हमने बताया अयोग भाग के दो भाग हैं, अयोग भाग के दो भाग बताए थे आपको, यानी जो अनुनासिक होता है वो अयोग भाग विसर्ग होता है, और एक अनुनासिक होता है, उसमें आपको बताया हुआ था, देखिए अयोग भाग के दोनों पार्ट बताए हुए थे। ठीक है, अयोग भाग में ये अंग और अंगे होती है अयोग भाग का, और जो आपका जो अंग और अंगे का प्रयोग होता है उनके अंतर्गत एक अनुस्वार एक अनुनासिक होता है। और अयोग भाग में आपका जो पार्ट जो बटे होते हैं, दो बटे होते हैं इसमें अयोग भाग में। अयोग भाग को भी हमने दो भागों में तोड़ा है, अनुनासिक और अनुस्वार में तोड़ा हुआ है। और उसी के बारे में यहाँ पर देखिए जो ये जो है विसर्ग है, विसर्ग के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, विसर्ग क्या होती है और इनका जो प्रयोग करा गया है, यानी जो इन्हें बताया गया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के रूप में अंग और अंग का प्रयोग करा जा रहा है। यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों के बारे में बताया, चंद्रबिंदु के बारे में बताया, छोटी अंग के बारे में बात बताई, चंद्रबिंदु के बारे में। अब हम विसर्ग के बारे में जानेंगे, जो कि इस तरीके से लगती है, अ के आगे लगती हैं दो बिंदियां, वो ये आपका विसर्ग है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इनका उच्चारण हल्के ह के समान होता है, जैसे अंत है, अंत है, तो अंत है कह रहे हो ना, तो अंत है में ये अंक का बिंदी जो आ रहा है बड़े आ का, अंत है, इस तरीके से अंत है, पुनः, तो अंत है इस तरीके से हिंदी में लिखा जा रहा है, देखिए अंत, पुनः, प्रातः, इस तरीके से ये बड़े अंक का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो आगत ध्वनियाँ हैं, आगत ध्वनियाँ, तो आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो आगत ध्वनियों के बारे में देखिए, हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, घ, क, ख, ग, घ, ज, फ, इस तरीके से। पर इसमें एक गौर से चीज देखिए, इनके नीचे बिंदी रखी हुई है, इस तरीके से। जैसे क बना हुआ है तो क के यहाँ नीचे बिंदी रखी हुई है, ख देखेंगे तो ख के नीचे भी यहाँ बिंदी लगेगी। ये क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं। और इसके बाद ग है, ज है, फ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आगत ध्वनियों के रूप में हिंदी में प्रयोग की जाती हैं, जैसे ताक, ताक में इस तरीके से ताक लिखा हुआ है, ताक। वर्डों को देख लीजिए, दिमाग में भर लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, आगत ध्वनि का प्रयोग करा गया है। खत, खत में आगत ध्वनि का प्रयोग करा गया है, नॉर्मल खत ख नहीं है, ये वाला आगत वाला ख है। सजा, सजा में आप देखेंगे तो इसमें ये जो जा है वो नॉर्मल वाला जा नहीं है, ये आगत वाला ज है। फन, फन, ठीक है ना, तो जैसे सांप का फन, तो फन में देख लीजिए यहाँ पर भी आपका किसका प्रयोग करा गया है? आगत वाले का प्रयोग करा गया है। बाग, बाग में देख लीजिए यहाँ भी आगत वाले का प्रयोग करा गया है, बाग में। तो ये वर्ड्स हैं, इनको एक तरह से आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये जो ओ होता है, ये जो ओ होता है इसे आगत स्वर कहते हैं। ओ ध्वनि जो हैगी इसे आगत स्वर कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी भाषा से आया हुआ ये शब्द है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर लगा होगा तो ये वाला आपने देखा होगा, डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर, डॉक्टर, ये जो ओ वाला है, ओ वाला है। इसके बाद टॉफी के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, हॉकी के ऊपर, ये सभी इंग्लिश के वर्ड हैं। डॉक्टर, टॉफी, कॉलेज, हॉकी। स्वरों के उदाहरण, इनका उपयोग अंग्रेजी शब्दों में देवनागरी लिपि को में लिखने के लिए होता है। इसमें होता है देवनागरी लिपि में लिखने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद ये चैप्टर खत्म ही है। अब यहाँ पे और इनका थोड़ा व्याख्यान कर ले रहे हैं। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ध्वन मुख जिन जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती हैं उच्चारण स्थान कहलाता है। ये हम पहले ही आपको पहले भी डिस्कस करा चुके हैं। देखिए,
कंठ वाले वर्ड, ये रहे कंठ वाले वर्ड, ठीक है ना। इसमें एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंठ वाले। तो इसमें आप देखेंगे तो छोटा, बड़ा, आ, क, ख, ग, घ, ङ, और इसके बाद ह और विसर्ग, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं, तालु के अंतर्गत देख लीजिए। तो इसमें ई च, छ, ज, झ, ङ, य, और झ हो गया, फिर य और व, ये दोनों आते हैं, ये आते हैं आपके तालव्य में। इसका अगर संस्कृत में अगर याद करना चाहें तो संस्कृत में इनके सूत्र बने हुए हैं, उनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंठ का भी बना हुआ है, जैसे इसमें जो लगा अकुह विसर्जिया नाम कंठा, जो ये तालु वाला बना हुआ है इच सा नाम तालु, इस तरीके से रिट रसा नाम मूर्धा, मूर्धा के बने हुए हैं। ये या तो आप सीधा इनके जो वर्ड, जो एक्स्ट्रा जो वर्ड जुड़ गए हैं उनको याद याद कर लीजिए। दंत का बना हुआ लिट रसा नाम दंता, इसी प्रकार से ओष्ठ के बने हुए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका दंतोष्ठ का बना हुआ वह है आपका दंतोष्ठ हो जाएगा ये, ठीक है ना। ओष्ठ का बना हुआ है उपदमानी नाम ओष्ठा, इस तरीके से आप उसके सभी, जब आप वो वर्ड लिखते हैं आपको सब याद आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहें तो उनके सूत्र लिख लीजिए, आप उन्हें आराम से लिख सकते हैं। उनका मैंने जब हिंदी का एक पोर्शन पढ़ाया था तब भी मैंने उन्हें बताया हुआ था, जैसे अकुह विसर्जिया नाम कंठा, ये है अकुह विसर्जिया नाम, विसर्जिया नाम, नाम कंठा, कंठा, ये संस्कृत के वर्ड हैं, कंठा। अको विसर्जिया नाम कंठा, अ छोटा, आ बड़ा, आ दोनों, कवर के पूरे वर्ड, कवर के पूरे वर्ड, ह का हाय आएगा, विसर्ग आएगा, ये सभी आ जाएंगे किसमें, कंठ से बोले जाते हैं। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इच स्थानाम तालु, दूसरे वाले का बात करें तो इसका इच स्थानाम तालु हो जाएगा, इच यस, और इच ये स नाम, इच ये सा नाम चालू हो जाएगा, इच इच ये स नाम, स नाम, नाम तालु, इच स नाम तालु, ये तालव्य वाले हो जाएंगे। तो छोटी बड़ी च वर्ग य वर्ग स, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए, और वैसे क्रम से याद करना चाहें तो इसमें देखो स नहीं लिखा हुआ है, स लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें सीटी वाला स और आता है, सादा सा लिख रहा हूँ मैं, सीटी वाला सा और आता है इसमें, पहले सीटी वाला सा आता है, देखो कंठ को छोड़ने के बाद, अगर स को सब तीनों की पोजीशन याद करनी, सीटी वाला सा, पिटचिर सा और सदसा तीसरे वाले में आता है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, या डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके बाद आपका हो जाएगा ये मूर्धा वाला, तो रिट रसाना मूर्धा होता है, इस तरीके से आप कर लीजिए रिटू र रिटू रसानम, सा नाम, रिट रसानम, और ये हो जाएगा आपका क्या, मूर्धन, मूर्ध्वा, रिट रसाना मूर्ध्वा, इस तरीके से। तो ऋषि वाला आ जाएगा केस इसमें, टवर्क के सभी आ जाएंगे, र आ जाएगा, स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये वर्ड आ जाएंगे, और इसमें देखिए आगत जो जो नए वर्ड हैं ड ढ वाले, ये भी आ जा रहे हैं इसके अंतर्गत। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रटसाना मूर्धा। इसके बाद आपका दंत का ना, तो इसमें दंत वाला ये दंत वाला लिट रसानाम दंता, इसका लिट रसानाम दंता हो जाएगा। इसका उष्ट वाला का हो जाएगा उपदेवानी नाम उष्टा, ठीक है ना। इसी प्रकार दंतोष्ट का हो जाएगा दंतोष्ट, तो इसमें हुआ आता है सीधा, हुआ आता है केवल दंतोष्ट में। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। ये समझ लीजिए ये टोटल, ये जितना भी चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज को इतने अच्छे से बारीकी से समझाया गया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपने, ऐसा तो आप जब टीचरों से हिंदी पढ़ते हैं तब भी आपको इतना अच्छा महसूस नहीं हो सकता जितना इस किताब को, इस बुक के कंटेंट को पढ़ने में आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है ना। तो आप इसकी सभी वीडियो देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पहले चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इनकी जो एक्सरसाइजें हैं, जैसे इनकी जो एक्सरसाइजें हैं वो मैं एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें इन सब की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में कराऊंगा। कि देखिए जैसे इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा वर्ड क्या है, किसे कहते हैं, वर्ड और स्वर, वर्ड से क्या तात्पर्य है, कौन कौन से वर्ड कहलाते हैं,
इस तरीके से इसका जो होगा ना तो मैं इसका भी आपको प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगा, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज की, तब समझाऊंगा। तो ये आप पहले से, अब इसका जो आपका तीसरा चैप्टर है वो आपका शब्द विचार होने वाला है। ये समझ लीजिए इतना अच्छी तरीके से समझाया गया है ना कि आप मान नहीं सकते, आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से वो छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। ठीक है ना, तो आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।